हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है। अभी आज हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है, या पता नहीं क्लास नंबर 4, जो भी सही होगी मैं थंबनेल पर डाल दूंगी। तो शायद क्लास नंबर 4 है ये। तो अभी तक मैं क्लास नंबर 3 डाल चुकी हूँ और हिंदी साहित्य का आदिकाल हमने पढ़ाना सबसे पहले शुरू किया है। और उसके अंदर हमारा टॉपिक था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, जो मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है, वो किस किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो EMRS की वैकेंसी अभी आई हुई है, तो उनके लिए इसका हिंदी का जो PGT का सिलेबस है EMRS का मैंने डाल दिया है। उसी के अकॉर्डिंग जो EMRS का सिलेबस है सेम वही TGT PGT एस्टेट का है और वही LT का है। LT का मतलब है, अब मैंने ये पढ़ लिया है और देख लिया है, कई सारे कैंडिडेट जो हैं हमारे साथ LT के जुड़े हुए हैं। यूपी LT ग्रेड इसमें निकली हुई हैं, 7200 के आसपास सीटें हैं कुल मिलाकर। और इसमें हिंदी की भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदी का सिलेबस मैंने देख लिया है। अभी मैं आपको 1 सेकंड के लिए इसमें दिखा भी दूंगी, या फिर अगर आप कहें वीडियो, तो मैंने देखा यूट्यूब पे देश भर की डाल रखी हैं LT ग्रेड हिंदी साहित्य की, तो आप सभी ने देख लिया होगा। उसमें सारा वही हिंदी साहित्य है। जैसे कि हिंदी साहित्य को मैं बार बार बताती हूँ कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जब मैंने इन तीनों का सिलेबस डिटेल से पढ़ा, EMRS जो मैं कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, LT ग्रेड वालों को जिसको के लिए मैं फर्स्ट टाइम अपनी वीडियोज़ में इसका नाम बोल रही हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको ना मैं बता देती हूँ कि जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, वही हिंदी साहित्य LT ग्रेड में है, वही EMRS में है। कुछ एक टॉपिक है, जैसे LT ग्रेड में संस्कृत के भी कुछ कवि जो हैं, जो लेखक हैं, उनका दिया हुआ है। तो बस ये एक दो चार टॉपिक का डिफरेंस होता है। बाकी जो EMRS का है और जो हमारा TGT PGT एस्टेट का है, वो सारा सेम सिलेबस है। बस LT में संस्कृत के कुछ लेखक दे रखे हैं, उनके बारे में हमें और पढ़ना है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल मैंने शुरू किया था और आदिकाल के अंदर सबसे पहली वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ाया। और क्लास नंबर 1 थी, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो इस प्लेलिस्ट में मैं LT ग्रेड भी ऐड कर दूंगी, EMRS, और अभी शायद मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है TGT PGT एस्टेट 2025 के नाम से, लेकिन उसमें EMRS और LT और मैं ऐड कर दूंगी। तो सभी के लिए ये हिंदी साहित्य है। अब हिंदी साहित्य के ऊपर मैंने डिटेल से, वैसे मैंने लाइव क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने बताया था। तो ये हमारा हो चुका है सारा, और उसके बाद ये सारा भी मैंने पढ़ा दिया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, किन किन कवियों ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये सारा और पढ़ा दिया। दूसरी वीडियो, 2 वीडियो तो मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत थी उस पर डाली थी। तीसरी वीडियो में मैंने उन सभी लेखक की रचनाएं डाली थी जो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ थे। तो ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा दिया था, यहाँ तक ये सारा मैंने डाल दिया था। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ये भी फिर 2 वीडियो में विभाजित हो जाएगा। और ये आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। मैंने बताया था कि आदिकाल के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किस किस ने दिया, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, रासो साहित्य, चारण, ये सारा जो है ना, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे आदिकाल के अंदर। तो दोस्तों, बेफिक्र होकर जो LT ग्रेड की तैयारी कर रही हैं वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, और जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बराबर है वीडियो। दूसरा जो है TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो ये है ही महत्वपूर्ण। अब दोस्तों, बार बार ये भी पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, 2 के नाम से ये बुक है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे दोनों ही इसके राइटर हैं, उसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, छोटी सी बुक है और काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि आप सभी पढ़ते हैं, शुरू से मैं बताऊंगी, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए। जैसे सबसे पहला हम पढ़ते हैं आदिकाल, तो भाई आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। दूसरा हम पढ़ते हैं भक्ति काल, तो भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया, ये हो जाएंगे नामकरण। उसके बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल को रीतिकाल
किस किस कवियों ने नाम दिया और रीति काल को और भी कवियों ने क्या क्या नाम दिया। ठीक इसी प्रकार से और कवियों ने भक्ति काल को क्या कहा, आदि काल को क्या क्या कहा, ये यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो यही सारा है ना सिलेबस जो देते हैं, जैसे एलटी का मैंने पढ़ा, ईएमआरएस का देखा, बस इनको खोल खोल कर बता देते हैं। ठीक है, जैसे भक्ति काल के अंदर आपको दे देंगे संत काव्य, सूफी काव्य, या फिर दे देंगे सगुण काव्य, निर्गुण काव्य। ठीक है, ये 4 धाराएं थी भक्ति की। रीति काल के अंदर 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और उसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के विकास क्रम के हिसाब से इसको फिर से 6-7 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, फिर छायावादी युग है, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। इस तरीके से इनको बांटा गया है। उसके बाद ये तो बताया मैंने सारा गद्य का आपको, पद्य का, और गद्य के विकास क्रम से बताएं तो इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, क्योंकि जो आत्मकथा, जीवनी, ये सारे टॉपिक इस गद्य के अंदर आ जाएंगे, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एक काव्य शास्त्र का होता है। तो ये है कि आपके सिलेबस में बस ये 4 नाम न देकर ये टॉपिक को डिफाइन कर देते हैं, और आप वहीं से एक भाषा का टॉपिक भी रह जाता है। हिंदी के अंदर हम भाषा का भी पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी की बोलियां, उनका वर्गीकरण, उनके क्षेत्र, है ना, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब भाषा वाले चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। तो ये है सारा हिंदी का सिलेबस मैंने बता दिया। आप कन्फ्यूज ना हो, आप अपने यूट्यूब चैनल जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसे पकड़ ले, एक एक वीडियो आप देखने शुरू कर दें। बस ये जो आपको नोट्स मिलते हैं या आपको बैचेस बेचे जाते हैं, ये सिर्फ आपसे मात्र पैसे लेने के लिए हैं, बल्कि मेरे जैसे हैं टीचर जो काफ़ी आपको फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको तैयारी कर सकते हैं। साथ में अपने पास जो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका आप अपने पास जो है प्रिंट फॉर्म में अपना सिलेबस सामने रखें, अपना रजिस्टर, पेन, कॉपी रखें, और एक बुक आप ज़रूर परचेज कर लें और फिर लग जाए उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। फिर वो टॉपिक आपको कहीं से भी किसी की भी मिल जाए तो देखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो में मैं शुरू से जो मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ तो काफ़ी बातें बताती हूँ, ताकि बच्चा जो है पीछे की बातों से अपने आप को रिलेट कर सके। तो आज जो है हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। आज हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है, और हिंदी साहित्य काल विभाजन पढ़ेंगे, और उसके बाद उनका नामकरण। काल विभाजन का मतलब है कि जो आदि काल है उसकी समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, भक्ति काल की समय सीमा, फिर रीति काल की, ये सब हम देखते हैं। तो काल विभाजन का प्रयास, जैसे कि हिंदी साहित्य की जो पुस्तक लिखी, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हिंदी साहित्य की पुस्तक किस किस ने लिखी। अब हिंदी साहित्य की जिसने पुस्तक लिखी है तो उसने कोई ना कोई तरीका तो अपनाया है उस पुस्तक को लिखने के लिए, कि काल विभाजन करने का प्रयास किया या नहीं किया, या कवियों को उनके नाम के वर्ण के हिसाब से ही व्यवस्थित कर दिया उस बुक के अंदर। तो कुछ एक लेखकों की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उनका काल विभाजन और नामकरण जो है बाकी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं, मैंने बताया था सबसे पहला ही पॉइंट है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। अब हमने जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ी थी तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा, गारसा दत्तासे ने। गारसा दत्तासे ने इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया कि वो काल विभाजन करे या किसी काल को नाम दिया हो। दूसरा हमने शिव सिंह सेंगर का पढ़ा, तो उन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो तीसरी नंबर पर काल विभाजन का प्रयास आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया, और फेमस रहा काल विभाजन और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि हम सब पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो फेमस उनका रहा, लेकिन हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर एक लेखक का पता होना चाहिए कि किसने काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार से दिया। तो तीसरे नंबर पर हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखने वाले का नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन का काल विभाजन क्या था? सबसे पहला काल विभाजन इन्होंने चारण काल किया। अब आप लिखेंगे चारण काल का जो समय सीमा है इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना। और नंबर 2 पे है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता,
ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपके किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं पूछे जाते और अधिकतर जो पुस्तकें हैं ये तो आपको दिखाएंगे ही नहीं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस प्रकार से काल विभाजन किया था। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लें। हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन पूछते नहीं हैं यहाँ से। तो दूसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवि रखे? 9 कवियों को रखे। और 9 कवि कौन कौन थे? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद, जगनीक, जोधराज एम सारंगधर का उल्लेख किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आरंभिक काल था, किसी ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा। तो ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसको क्या नाम दिया? चारण काल दिया। अब यही प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अब चारण काल के अंतर्गत जो है ग्रियर्सन ने कितने कवियों को शामिल किया? तो आप बताएंगे 9 कवियों को शामिल किया। और 9 कवि कौन कौन से थे ये इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। प्रवृत्ति मैंने बताया था कि उस समय का अगर हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करें, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियां जो थी, तो उन्हीं में क्या कुछ था उसे ही प्रवृत्ति कहते हैं उस काल की। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं किया था। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, इसलिए इन्होंने जो काल विभाजन किया उसको किसी ने माना नहीं, ये आलोचना का विषय बना और ज़्यादा प्रयास इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का नहीं किया। बस ये सारे आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ चारण काल याद रखना है। कुछ एक 9 कवि थे, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। दूसरा जो है अब हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो पुस्तक है, सबसे पहले ग्रियर्सन ने उसने गारशाद तासी ने, दूसरी शिव सिंह सेंगर ने, तीसरी ग्रियर्सन ने, चौथे नंबर पर हम मिस्र बंधुओं का पढ़ते हैं। तो मिस्र बंधुओं ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ। और उसमें इन्होंने जो है जितने भी कवि थे उसको किस प्रकार से विभाजित किया उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप देखना शुरू कर दें। तो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया, अच्छे से प्रयास किया। तो पहला नाम दिया प्रारंभिक काल, दूसरा दिया इन्होंने माध्यमिक काल, तीसरा दिया अलंकृत काल और चौथा दिया परिवर्तन काल। ठीक है, और भी होगा इसका, 1-2 और भी हैं, 5 हैं। और अंतिम जो था वो वर्तमान काल था। तो आपको ये याद रखना है कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था, मैं 5वां यहीं पर लिख देती हूँ, वर्तमान काल। 5वां मैं यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपके नोट्स जो हैं पूरे हो जाएंगे। वर्तमान काल 5वां। तो आपसे अगर पूछे कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक लिखी उसमें जो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने कवि थे, हिंदी साहित्य के जितने कवि थे उनको 5 भागों में बांटने का प्रयास किया। तो सबसे पहला उन्होंने दिया प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल को फिर से उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। दूसरा जो काल है उन्होंने माध्यमिक काल कहा और माध्यमिक काल को फिर से 2 भागों में बांट दिया। तीसरा जो था अलंकृत काल था और उसे फिर से 2 भागों में बांट दिया। और चौथा जो है परिवर्तन काल, और 5वां जो है वर्तमान काल जो अब चल रहा है। अब मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन तो किया, लेकिन इसके काल विभाजन की भी आलोचना की गई कि सभी कालों को पूर्व और उत्तर कह देने से काल विभाजन नहीं हो जाता है, और इसके काल विभाजन को भी जो है सर्वसम्मति से जो है स्वीकार नहीं किया गया। तो जो प्रारंभिक काल है उसको फिर से 2 भागों में बांटा। तो इसकी समय सीमा आप देख लें, ये ईस्वी है, विक्रम संवत
ये ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है यहाँ पर। तो जो प्रारंभिक काल था, इसमें पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक आरंभिक काल, दो नाम याद रखने हैं, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। तो पूर्व प्रारंभिक की जो समय सीमा थी वो 700 से 43 विक्रम संवत थी। ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत में से अगर आप 57 आप माइनस कर देंगे, 1 मिनट, ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी माइनस या प्लस का, लेकिन थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखते जाएं। हाँ, तो जो विक्रम संवत दे रखा है, अगर इसमें से हम 57 माइनस कर देते हैं तो हमारा ईस्वी वाला सन निकल कर आ जाता है। तो जो प्रारंभिक काल है उसको दो भागों में बांटा, तो पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। तो पूर्व प्रारंभिक की जो समय सीमा थी वो 700 से 1343 विक्रम संवत थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो समय सीमा है जो 700 से 43 है, ये तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है नहीं। और उत्तर प्रारंभिक काल जो है उसकी समय सीमा 1343 या ख़त्म होता है, तो 1344 से 1444 विक्रम संवत थी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, प्रश्न की जो समय सीमा है वो बहुत कम पूछी जाती है, पर कई बार पूछ भी ली जाती है। माध्यमिक काल को फिर से इन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व माध्यमिक काल और फिर इसे प्रौढ़ माध्यमिक काल कह दिया। जैसे इसको पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक कहा था, मध्य काल में क्या दो शब्द जोड़ दिए, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तो पूर्व माध्यमिक की जो समय सीमा थी ये यहाँ पर अगर प्रारंभिक की अंतिम अवस्था देखें 1444 से ख़त्म हुआ था, तो ये 1445 से पूर्व माध्यमिक काल की शुरुआत हो जाती है और 1560 विक्रम संवत तक है। उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो 1560 पे यहाँ ख़त्म हुई, तो 1561 से यहाँ शुरू होगी और 1680 विक्रम संवत पर यहाँ समाप्त हो गई। उसके बाद अलंकृत काल को फिर से दो भागों में बांटा गया, और अलंकृत काल जो है इसको दो भागों में, पहला पूर्व अलंकृत, इसमें भी पूर्व और उत्तर जोड़ दिया, इसीलिए तो इनकी लेखकों ने आगे चलकर इसकी आलोचना की। पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल याद रखना है, प्रारंभिक में पूर्व और उत्तर, माध्यमिक में पूर्व और प्रौढ़, और अलंकृत में पूर्व और उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो पूर्वालंकृत काल की जो समय सीमा है वो 1681, क्योंकि ये 80 पे ख़त्म हुई थी, 1681 से 1790, और उत्तरालंकृत काल जो है 1791 से 1889 विक्रम संवत तक है। उसके बाद अगला आता है परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल की जो समय सीमा थी 1890 से 1924 विक्रम संवत, और उसके बाद अंतिम जो पांचवा काल है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को 1926 विक्रम से अब तक कहा है। तो ये काल था इसका मिस्र बंधुओं का, और मिस्र बंधुओं का मैंने बताया कि इसकी भी आलोचना की गई कि सभी के साथ और उत्तर और पूर्व जोड़ देने से काल विभाजन नहीं हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा देखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, और 1929 में इसका प्रकाशन किया गया। 1929 में इसका प्रकाशन किया गया, ईस्वी है। और इसमें इस पुस्तक के अंदर इसके पुस्तक की जो खासियत है वो भी आपको बता देती हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक थी, इसमें जो काल विभाजन किया और जो नामकरण किया गया, ये सबसे अधिक विद्वानों ने बिना किसी मतभेद के इस काल विभाजन को और नामकरण को लोगों ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि काल विभाजन का प्रयास भी किसी एक विशेष प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया था, सारा सब कुछ उस काल विशेष का देखकर ही इन्होंने नाम दिया। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जो इन्होंने काल विभाजन किया उसमें दोहरी प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा, और इसकी समय सीमा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि सर्वसम्मति से इनके काल विभाजन को क्यों आगामी विद्वानों ने स्वीकार किया? क्योंकि इसमें प्रवृत्तिगत जो विशेषताएं थी, प्रवृत्तिगत जो वो थी उस समय
की जो प्रवृत्तियां थी, प्रमुख प्रवृत्तियां उस काल विशेष के, उसका भी उन्होंने तर्क सहित जो है विश्लेषण करके उसमें बताया। अपने जो भी मनुष्य के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे उनको अपना तर्क देकर उनको संतुष्टि प्रदान करती है इसकी जो पुस्तक है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रही, इनका काल विभाजन भी और नामकरण भी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये है आदिकाल। अब आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति थी यहाँ पर, तो वीर गाथा काल कहा। अब वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि आदिकाल के अगर कवियों की आप रचनाएं उठाकर देखेंगे तो इस काल में जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और फिर काव्य अपना लिखते थे। तो वीर गाथा काल और इतिहास की जैसे पृथ्वीराज रासो है तो इतिहास से संबंधित जुड़ी हुई कहानियां हैं उसमें, तो उस काल को जो है वीर गाथा काल कहा। आदिकाल की जो समय सीमा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1050 ईस्वी से 1350, ठीक है, यहाँ पर है। और उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आदिकाल के बाद क्या आना था? भक्ति काल आना था, लेकिन इन्होंने इसको फिर से दो भागों में बांट दिया। मध्यकाल को, आदिकाल को तो आदिकाल ही कहा और आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल ही कहा। लेकिन जो देखो यहाँ से आधुनिक काल लास्ट में चौथे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आदिकाल। जो बीच का काल था उसे इसने दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल था उन्होंने उसको इन्होंने भक्ति काल कहा और जो उत्तर मध्यकाल था उसको इन्होंने रीति काल कहा। तो याद रखना है, जो भक्ति काल की समय सीमा थी वो 1375 से 1700 तक थी और जो उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है वो 1700 से लेकर 1900 तक थी। और जो आधुनिक काल यानी कि जिसे गद्य काल भी कहा गया, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और क्योंकि इस आधुनिक काल के अंदर सबसे अधिक विकास हुआ तो ये गद्य का विकास हुआ था। तो यहाँ से इसकी जो समय सीमा है ये 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और ये क्यों इतिहास प्रसिद्ध हुआ ये भी मैंने आपको कारण भी सारे बता दिए हैं। अगर आप किसी बुक में डिटेल से पढ़ेंगे तो भी आपको यही कारण पढ़ने को मिलेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हमने पढ़ा था कि इन्होंने केवल जो है भक्ति काल तक की समय को ही इन्होंने शामिल किया है। तो अगला जो नामकरण है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है इसमें भी भाई कुछ भी ना समझाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सन है ना ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इनका भी विक्रम संवत से शुरू होता है। तो ये याद रखना है कि जो आदिकाल था उसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो संधि काल और दूसरा चारण काल। जैसे ये आदिकाल कर दें, ये भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल, तो वही चार काल बनते हैं। लेकिन आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, ये याद रखना कि संधि काल और चारण काल। तो संधि काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत, और चारण काल की जो समय सीमा है वो 1000 से लेकर 1375। तो आप देख रहे होंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 1375 पे अंत किया, तो वहीं पर इनकी भी आ जाती है। भक्ति काल की विक्रम 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल का जो काल विभाजन है वो भी 1700 से 1900 विक्रम संवत। ये सारा वही जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का था सेम उसी प्रकार से है, बस ये जो आदि काल था उसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। आधुनिक काल की जो समय सीमा इन्होंने भी विक्रम संवत जो सन 1900 से अब तक, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है ये और देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का मनोवैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, और इसमें जो है काल विभाजन इन्होंने किया, चार भागों में बांटा। चार भागों में इसको इन्होंने नाम दिया आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और किस किस ने किस काल को क्या कहा, नामकरण वाला हम उसमें अगले में पढ़ेंगे। तो यहाँ इनकी जो आदिकाल की समय सीमा है वो इन्होंने सन में दे दी है, 1184 से 1350। अभी तक इनमें विक्रम संवत चल रहा था। तो और पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है जिसे भक्ति काल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसकी समय सीमा है 1350 से 1600 ईस्वी।
और जो उत्तर मध्यकाल जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा था उसे गणपति चंद्र गुप्त जी ने उत्तर मध्यकाल कहा। और इसकी समय सीमाएं सन 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो सन 1857 से अब तक जो है। तो ये याद रखने हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी 4 भागों में बांटा, बस रामकुमार वर्मा का 5 है और मिश्र बंधुओं का 5 है। अब आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। अब मैंने ये आपको बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है एक पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल किया। लेकिन इनकी जो समय सीमा है वो देखें, आदिकाल की जो समय सीमा है वो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी, और रीतिकाल की जो समय सीमा है 17वीं सदी के मध्य से शुरू होकर और 19वीं सदी के मध्य तक के काल को माना, और जो आधुनिक काल है वो 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। उसके बाद है आधुनिक काल को इन्होंने और क्या क्या कहा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कई बार प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, तो ये द्विवेदी काल को कहा जाता है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है, तो ये भारतेंदु काल को कहा जाता है। और ये नाम किसने दिए, ये दोनों किसने दिए, डॉक्टर नगेंद्र ने किए। अब डॉक्टर नगेंद्र ने जो आधुनिक काल था 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक का, उसको इन्होंने फिर से कई भागों में बांट दिया। तो आधुनिक काल को पहले उसके अंदर बांटा इन्होंने पुनर्जागरण काल, फिर जागरण सुधार काल, फिर छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जागरण काल को हम भारतेंदु काल कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आधुनिक काल का विकास क्रम से मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल, और इसकी समय सीमा भी यहाँ पर दे रखी है 1900 से 1918 ईस्वी। और छायावादी काल की जो समय सीमा है 1918 से 1938। 1938 ये डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है, वैसे आप अधिकांश किताबों में देखेंगे तो 1918 से आपको 1936 ईस्वी आपको देखने को मिलेगा, और 38 जो माना है डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, छायावादोत्तर काल। ठीक है। उसके बाद आता है प्रगति और प्रयोग काल। तो 1938 के बाद और 1953 तक के काल को इन्होंने प्रगति और प्रयोग काल कहा। और उसके बाद नवलेखन काल 1953 से ईस्वी तक के अब तक। ठीक है। डॉक्टर बच्चन का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था नगेंद्र वाला, यहाँ से प्रश्न आपके कई सारे सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन। तो डॉक्टर बच्चन ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अपभ्रंश काल किसको कहा इन्होंने, आदिकाल को। अब आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कि ये डॉक्टर बच्चन ने कहा। भक्ति काल सन 1400 से 1650 ईस्वी माना, ये याद रखना। डॉक्टर नगेंद्र ने समय सीमा भक्ति काल की क्या मानी है, क्योंकि सबकी अलग अलग हो गई है। रीतिकाल की समय सीमा ये सन में दे रखी है 1650 से 1857, और आधुनिक काल की जो समय सीमा वो 1857 से अब तक है, याद रखना। ठीक है। तो दोस्तों ये सारा काल विभाजन था जो सभी मुख्य मुख्य कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा दिया गया, और यही इम्पोर्टेंट है। तो काल विभाजन आज हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में मैं नामकरण लेकर आऊँगी कि किस किस ने क्या क्या नाम दिया। जैसे कि जब मैंने पढ़ाया था, बताया था ना कि चारण काल नाम किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जब वीडियो को आप इस तरीके से डिटेल से देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर देखो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एलटी वाले, EMRS वाले, ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। EMRS, LT और एस्टेट, TGT, PGT, एस्टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है।